गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए संविधान के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज उसे हम आगे बढ़ाते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शामिल की? तो देखिए, रिट होती क्या है पहले वो समझें। रिट है जो एक तरह से एक आदेश होता है जिसे सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। तो वो हम देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो वो अनुच्छेद 32 के अनुसार जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट के अनुसार अगर देखें तो 226, दो दो और 3 का दुगना 6, 2 2 6, 226। इसके अनुसार ये दोनों ही 5 तरह की रिट जारी कर सकते हैं, यानी 5 तरह के ही कर सकते हैं। देखिए, जब भी कोई हमारे अधिकारों का हनन करे, जब भी कोई हमारे अधिकारों का हनन करे, तो हम उनकी हिफाजत के लिए कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो उनकी हिफाजत करने के लिए कोर्ट जो आदेश जारी करता है उसे कहा जाता है रिट बोला जाता है। तो अब ये समझिए, ये रिट है जो 5 तरह की रिट कौन कौन सी होती हैं। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। तो ये कितने तरह की रिट होती हैं? 5 तरह की ये रिट जारी की जाती है। मतलब क्या है, थोड़ा हम यहां समझें। बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी को बंदी बना रखा है, किसी लॉ एनफोर्समेंट, कोई पुलिस हो, सीबीआई हो, इसने बंदी बना रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश जारी कर सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब इस व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करो, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी जो बना रखा है उसे हमारे सामने प्रत्यक्ष करो। अगला आता है परमादेश। तो परमादेश और लास्ट की अधिकार प्रच्छा को हम समझते हैं। परमादेश का मतलब है कोई अधिकारी है और उसका कोई कर्तव्य है और वो अपना कर्तव्य ना करे, तो कोर्ट उसे आदेश जारी कर सकता है। उस आदेश को बोलते हैं परम आदेश यानी परमादेश। उस आदेश में वो कह सकता है कि ये काम करो। मान लीजिए तहसीलदार को मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने की शक्ति दी गई है और वो मूल निवास प्रमाण पत्र ना बनाए, तो कोर्ट आदेश दे सकता है कि ये काम करो। अब आता है अगला अधिकार प्रच्छा। यहां तो हमने देखा परमादेश में कि शक्ति है लेकिन वो उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अब हम बात करें अधिकार पेक्षा में, किसी को वो काम करने का अधिकार नहीं है फिर भी कर रहा है। मान लीजिए सरपंच को मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है और सरपंच मूल निवास प्रमाण पत्र जारी, तो अब कोर्ट ये पूछ सकता है कि किस अधिकार के तहत आप ये कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं अधिकार प्रच्छा। तो परमादेश और अधिकार प्रच्छा एक दूसरे के विपरीत से समझे। अब आती है प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये दोनों हैं जो कोर्ट कोर्ट से संबंधित है, न्यायपालिका न्यायपालिका। कोई नीचे की कोर्ट में, नीचे की कोर्ट का मतलब है अगर सुप्रीम कोर्ट दे रहा है तो उसके लिए हाई कोर्ट भी नीचे की कोर्ट है, और अगर हाई कोर्ट इश्यू कर रहा है तो उसके नीचे अधीनस्थ कोर्ट। तो मतलब कोई नीचे का कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, केस चल रहा है, तो उस केस की सुनवाई रोकने के लिए ऊपर का कोर्ट आदेश जारी कर सकता है, उसे बोलेंगे प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब रोक दिया। अब किसी मामले को उसे लगता है कि ये नीचे की कोर्ट से हमारे पास आना चाहिए ऊपर, तो ऐसा आदेश अगर जारी कर दें तो उसे बोलते हैं उत्प्रेषण, ऊपर भेजने के लिए उत्प्रेषण। तो इस तरह करके ये 5 रिट होती है। हाँ, एक चीज हम समझें कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार संबंधित कर सकता है। इससे संबंधित जारी कर सकता है मौलिक अधिकार। और हाई कोर्ट है जो मौलिक अधिकार के लिए तो कर ही सकता है, प्लस अन्य जो भी कहीं संविधान में अधिकार दिए गए हैं उन अधिकार के लिए भी जारी कर सकता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि रिट क्षेत्राधिकार
रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार किसका बड़ा है? तो जनरली स्टूडेंट क्या गलती करता है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा मान लेता है। सुप्रीम कोर्ट का नहीं, यहाँ क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट का बड़ा है। कोर्ट का बड़ा क्यों है? क्योंकि वो मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य अधिकारों के लिए भी जारी कर सकता है। तो हम क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन से हमसे पूछा गया था कि उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो वो अनुच्छेद है 226। कौन सा है? 226। यही बात अगर सुप्रीम कोर्ट के संबंध में पूछी जाए तो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद है 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संबंध किस समुदाय से था? मतलब वो किस समुदाय से संबंधित थे, किस जाति से संबंधित थे? तो वो महार जाति से संबंधित। भीमराव अंबेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वो किस जाति से संबंधित थे? महार जाति से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित? पंचायत। अब देखिए, अभी इसके पीछे की हिस्ट्री पर चलते हैं। हम देखते हैं 7वां संविधान संशोधन, ये होता है 1956 में। और इसमें क्या किया जाता है, संविधान का जो भाग 7 है और भाग 9 है, ये दोनों क्या कर दिए जाते हैं? डिलीट कर दिए जाते हैं। दोनों के दोनों डिलीट कर दिए जाते हैं। बाद में आता है 73वां संविधान संशोधन। कौन सा आता है? 73वां। और एक आता है 74वां। तो 73वां जो संविधान संशोधन था, इसमें पंचायती राज की बात की, पंचायती राज जोड़ दिया गया इसमें, यानी पंचायत जोड़ दी गई। और इसमें नगर पालिका, नगर निगम, वो जोड़ दी गई। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया भाग 9, और इसके द्वारा जोड़ दिया गया भाग 9A, या जिसे हम कै भी बोल सकते हैं। तो जो भाग 9 7वें संविधान संशोधन द्वारा डिलीट किया, उसे बाद में जोड़ दिया गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और उसमें क्या जोड़ दी गई? पंचायत जोड़ दी। तो अब अगर हम देखें कि हमारा भाग 5, संविधान का जो भाग 5 है, वो बात करता है केंद्र की बात करता है केंद्र की। तो केंद्र सरकार क्या होगी, राष्ट्रपति क्या होंगे, इस तरह से बारी बातें केंद्र की बताता है। संसद क्या होगी। भाग 6 है, वो बात करता है राज्यों। भाग 7 है, वो अभी तक भी डिलीट है। भाग 8 है, वो बात करता है केंद्र शासित प्रदेशों की। कौन से प्रदेशों की? केंद्र शासित प्रदेशों की। और भाग 9 है, वो बात करता है पंचायत। तो हम देखें कि हमारे देश में कितने स्तर की सरकार है। हमारे देश में 3 स्तर की सरकार है। पहली केंद्र सरकार है, दूसरी राज्य सरकार है, और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका कंट्रोल है, वो कौन संभालता है? केंद्र ही संभालता है। तो हम उसे केंद्र में ही काउंट करेंगे। तो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और तीसरा स्तर हो गया स्थानीय सरकार, जो कि गांव में तो पंचायत है, शहर में नगर पालिका और नगर निगम है। तो इस तरह करके भाग 9 है, वो किससे संबंधित है? पंचायतों से। क्लियर है? तो भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायतों से। अगर 9A आ जाए तो शहरी सुशासन से संबंधित है, जिसमें नगर पालिका और नगर निगम शामिल है। अगला क्वेश्चन देखें। संविधान के 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो देखिए, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक ही बार किया। तो अब ये 42वां संविधान संशोधन है, वो कब हुआ था? 1976। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला शब्द जोड़ा गया था समाजवादी, दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द है वो है अखंडता।
कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब इनमें से देख लेते हैं कि कौन सा शब्द यहां पर है। गणतंत्र, गणतंत्र ऑलरेडी पहले से था। सार्वभौम है नहीं, लोकतांत्रिक पहले से था। तो इनमें से कौन सा शब्द हुआ? समाज। तो प्रश्न के हिसाब से समाजवाद। कई बार प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया, और ऐसे में ये 3 दे देगा, एक कोई एक्स्ट्रा मिला देगा। तो हमें ये समझना है कि इन 3 को ही जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन एक है, क्या है? मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है, क्या है? तो देखिए, जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारी सरकार के पास आजाद जस्ट हुए थे, तो इतने सोर्स नहीं थे कि हम सारी चीजों के कानून बना पाते। तो उस समय सरकार को निर्देश दिया गया था कि राज्य को, मतलब निर्देश दिया गया था कि भविष्य में पंचायतों का गठन करे। और निर्देश दिया गया था तो वो किस में आएगा? नीति निदेशक तत्व में। जब सरकार के पास संसाधन हो गए तो 1993 में पंचायतों का गठन कर दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन हमने अभी पढ़ा है। तो हम यहां देखें कि भाग 3, भाग 4 और भाग 4A, इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35, इसमें 36 से 51 है और इसमें 51A है। इसमें क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार दिया। क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार। इसमें क्या दिया गया है? नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व। और इसमें दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। क्या दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य। ये तो मौलिक अधिकार हैं जो किसके हैं? जनता के हैं। ये कर्तव्य भी जनता के हैं। और ये निर्देश किसके लिए हैं? सरकार के लिए, या जिसको हम राज्य बोल सकते हैं, उसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो हम बात करें 40, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 इनमें से किस में आता है? इसमें आएगा। तो ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। तो आंसर के हिसाब से हुआ राज्य का नीति निर्देशक तत्व। क्लियर है? यहां पर आगे देखें, इसमें एक चीज और देखें कि हम जो भाग 3 हम पढ़ रहे हैं, ये अमेरिका से लिया गया है। भाग 4 नीति निदेशक तत्व की अगर हम बात करें तो ये आयरलैंड से लिया गया। और ये बात करें तो सोवियत रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन देखें। संविधान के अनुसार भारतीय संघ का मुखिया कौन है? भारतीय संघ का मुखिया कौन है? तो याद रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके भी पूछता है। इसका मतलब समझिएगा, अगर पूछता है संघ या केंद्र सरकार, केंद्र, इसका जो मुखिया होगा वो होगा राष्ट्रपति। या हमारे देश की बात करें तो हमारे देश का मुखिया कौन है? हमारे देश का मुखिया होगा राष्ट्रपति। अगर बात करें केंद्र संघ इस सरकार का मुखिया कौन है, तो सरकार का मुखिया होगा प्रधानमंत्री। ऐसे ही अगर किसी राज्य की पूछ ले तो राज्य का मुखिया कौन होगा? राज्यपाल। और उस राज्य की सरकार का मुखिया कौन होगा? तो वो होगा चीफ मिनिस्टर, यानी मुख्य मंत्री होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे भी घुमाकर पूछे, आपको ये चीजें समझनी है। पहली चीज, हमारे केंद्र का या हमारे देश का, हमारे संघ का मुखिया कौन है? हमारी केंद्र की जो सरकार है उसका मुखिया कौन है? तो उसका मुखिया, सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री। अगर राज्य की बात करें तो राज्य का मुखिया राज्य, और राज्य की सरकार का मुखिया है वो मुख्यमंत्री। तो ये क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, समझना है चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम।
भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? हमने अभी एक पीछे क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है और भाग 9A शहरों में नगर पालिका, नगर निगम उनसे संबंधित है। तो कौन सा हुआ? भाग 9A हो जाएगा। हाँ, तो नगर पालिका हो, नगर निगम हो या शहरी स्वशासन की बात करें, वो सारा किसमें है? भाग 9A में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखें। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन चलाता है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन चलाता है? ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वर्तमान में हमारे देश में 8 केंद्र शासित, तो उनका संचालन राष्ट्रपति के नाम से संचालित होता है। तो केंद्र सरकार के अंडर रहते हैं, राष्ट्रपति के नाम से संचालित होते हैं। क्लियर है? तो राष्ट्रपति के नाम से ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो संचालित होते हैं। आगे हम देखें, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित? तो देखिए, हमारे जो नीति निषेध तत्व हैं उनमें जो आखिरी नीति निषेध तत्व है यानी अनुच्छेद 51, अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 36 से लेकर 51 तक है। तो अंतिम 51 बात करता है अंतरराष्ट्रीय शांति। मतलब हमारी सरकार को निर्देश दिए गए हैं, आप ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित हो सके, पड़ोसी देशों के साथ और देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित हो सके। तो जब भी सरकार के इस निर्देश की बात आए तो इसका मतलब कौन सा है? अनुच्छेद 51 है। क्लियर है? तो आंसर होगा सी, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व को निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था। देखा जाए तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। ये मनसबदारी व्यवस्था चलाई थी, मनसबदारी। तो इसमें जात और सवार का कंसेप्ट हुआ करता था कि अ, जैसे राजा मानसिंह है, उसको 7,000 का सवार और 7,000 का मनसबदार जात घोषित कर दिया। तो मतलब इससे तय होता था कि वो कितने घोड़े रख सकता है। तो इससे उनका ओहदा तय होता था कि कोई अगर 10 का जात और 10 का सवार है तो मतलब वो छोटा है, कोई 1,000 का है तो वो बड़ा है, 10,000 का है तो वो और बड़ा है। तो इससे उनके ओहदे तय होते थे। तो मनसबदारी व्यवस्था है वो मुगलों ने चलाई थी। अब हम सल्तनत काल की बात करें तो सल्तनत काल में चलाई थी इक्ता व्यवस्था। इल्तुतमिश था, उसने इक्ता व्यवस्था चलाई थी। अब हम जब आधुनिक भारत की बात करेंगे तो वहां रीढ़ और मुनरो रैयतवाड़ी चलाते हैं और हॉल्ट मैकेंजी महालवाड़ी चलाते हैं। तो ये आधुनिक भारत में आ जाती है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है। आगे हम क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है? कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है? थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझते हैं। संविधान का भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9। ये देखें, भाग 5 में तो केंद्र के बारे में दिया गया, तो हम इसे तो छोड़ दें। भाग 6 में पहले कै टाइप के राज्य थे, कै या जिनको हम ए बोल सकते हैं। भाग 7 में कै टाइप के राज्य थे यानी बी टाइप के, और यहां भाग सॉरी गे टाइप के थे यानी सी, और यहां घे टाइप के थे यानी। ये राज्य वो थे पहले जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद रियासतों का एकीकरण हुआ। तो रियासतों का एकीकरण करने के बाद में भारत के संविधान उनको 4 श्रेणियों में बांट दिया गया। इसमें तो थे राज्य, क्या थे इसमें? राज्य। जो अंग्रेज हैं जिन्होंने राज्य बना रखे थे वो राज्य थे। यहां पर बड़ी रियासतें थी, यहां पर छोटी रियासतें थी, और यहां पर थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग आता है, 7वां संविधान संशोधन होता है 1956। तो जब 7वां संविधान संशोधन होता है 1956, तो सुझाव दिया गया कि जो ABCD टाइप के जो 4 बना रखे हैं इन्हें हटाया जाए और सिर्फ 2 ही टाइप रखे जाए। एक तो राज्य रखे जाएं और एक रखे जाएं केंद्र शासित प्रदेश रखे जाएं। तो होता क्या है कि इस भाग को इसमें मर्ज कर दिया जाए और इस भाग को इसमें मर्ज कर दिया।
तो यानी भाग 7 में जो थे उन्हें शिफ्ट किस में कर दिया, भाग 6 में कर दिया। और भाग 9 में थे वो शिफ्ट किस में कर दिए, 8 में। तो अब देखा जाए तो भाग 7 है वो ब्लैंक हो गया और भाग 9 भी ब्लैंक हो गया। तो हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में भाग 7 और भाग 9 डिलीट कर, तो वो डिलीट कैसे हुए, क्योंकि इसमें जो कुछ था वो शिफ्ट कर दिया 6 में, इसमें जो कुछ था वो शिफ्ट कर दिया गया 8 में। अब 9 को बाद में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया और इसमें क्या जोड़ दी गई, पंचायत जोड़, क्या जोड़ दी गई, पंचायत। तो अगर हम बात करें भाग 6 किससे संबंधित हो गया, राज्यों से संबंधित हो गया। और भाग 8 में क्या आ गए, यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो अगर हम वर्तमान संविधान की बात करें तो भारत में भाग 5 में केंद्र के बारे में दिया गया है, भाग 6 में राज्यों के बारे में दिया गया है, भाग 7 अभी भी डिलीट है, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं और भाग 9 में पंचायती राज दिया गया। तो हम यहाँ किसकी बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश किस में दिए गए हैं, भाग 8 में दिए। क्लियर है। तो इस तरह से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश भारत के संविधान के भाग 8 में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है, महाधिवक्ता की बात करता है। तो पहले महाधिवक्ता समझ लें क्या होता है, राज्य सरकार का वकील होता है, राज्य सरकार का वकील होता है महाधिवक्ता, जिसको एडवोकेट जनरल भी बोलते हैं। इसमें एडवोकेट जनरल बोलते हैं तो कई बार हिंदी में एडवोकेट जनरल वर्ड आ जाता है। तो महाधिवक्ता बोलें या एडवोकेट जनरल बोलें, वो किसकी बात करता है, कौन है वो, राज्य सरकार का वकील। अब हम देखें एक 89 का रूल देखें, एक हम केंद्र सरकार में बात करें तो केंद्र सरकार का जो वकील होता है उसे बोलते हैं महान्यायवादी, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। और अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य सरकार का जो वकील होता है उसे बोलते हैं महाधिवक्ता, और इसे अंग्रेजी में बोलेंगे एडवोकेट जनरल। अब देखें ये होता है अनुच्छेद 76 के अनुसार, इसके अनुसार होता है अनुच्छेद 76 के अनुसार। अब यहां आपको मैं एक रूल बताता हूं कि अगर केंद्र सरकार के अनुच्छेद याद हैं तो राज्य सरकार से संबंधित अनुच्छेद निकालना आसान। जैसे केंद्र में सरकार का वकील है वो कितने में दे रखा है, 76 में, बस इनमें 89 जोड़ते चलिए 89। तो अगर हम इसमें 89 जोड़ दें तो निकल कर आ जाएगा 165, और 165 में दिया गया है राज्य सरकार का वकील। ऐसे ही संसद को जोड़ दीजिए, संसद में निवासी जोड़ दीजिए, राज्य का विधानमंडल आ जाएगा। लोकसभा में जोड़ दीजिए, राज्यसभा के अनुच्छेद में जोड़ते चलिए तो राज्यों के अनुच्छेद निकलकर आते चल। तो क्या जोड़ना होता है, 89। तो अब राज्य का जो वकील है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, 165 में, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी आंसर इसका सही होगा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखें हम। 1773 में मुख्य रूप से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट, तो देखिए 1773 में कंपनी है उसको लोन की जरूरत पड़ी और उसने ब्रिटेन की संसद से लोन मांगा। तो वहां यह बात उठी, इसके अधिकारी तो इतना अमीर है, फिर कंपनी गरीब कैसे हो सकती है। एक्चुअल में भ्रष्टाचार था बहुत ज्यादा कंपनी, इस वजह से उसको कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। कौन सा पास किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब का है, 1773। क्लियर है। तो रेगुलेटिंग एक्ट है जो कब का है, 1773। आगे देखें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए ऊपरी आयु सीमा कितनी, ऊपरी आयु सीमा कितनी। देखिए एक है सुप्रीम कोर्ट और एक है हाई कोर्ट।
तो सुप्रीम कोर्ट के लिए अधिकतम आयु सीमा है वो 65 वर्ष, और हाई कोर्ट के जज के लिए अधिकतम आयु सीमा है वो 62। लेकिन न्यूनतम सीमा कहीं नहीं दी गई। कोई व्यक्ति कम से कम कितनी आयु का सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है या हाई कोर्ट का जज बन सकता है, ये कहीं नहीं दिया गया है हमारे संविधान में। लेकिन ऊपरी सीमा दी गई है, मतलब 62 साल की एज होने पर हाई कोर्ट का जज है वो रिटायर हो जाएगा। 65 वर्ष की आयु होने पर सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर्ड हो जाएगा। तो यहां बात किसकी कर रहे हैं? हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की। तो उच्च न्यायालय का जज है, उसकी अधिकतम आयु सीमा कितनी है? 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखें। इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A के संविधान में डाला गया था। तो हमने पहले तो देखें अनुच्छेद 51A में क्या दिया गया। तो हम इसी क्लास में पढ़ चुके हैं कि 51A में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। क्या दिया गया है? मौलिक कर्तव्य। और पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं कि मौलिक कर्तव्य हैं जो टोटल कितने हैं? 11 हैं। इन 11 में से 10 तो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और 11वां जोड़ा गया था इसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। क्लियर है? तो 11वां कब जोड़ा था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अब यहां पूछ क्या रहा है? के। तो अगर हम के का एबीसीडी क्रम जोड़ते हैं तो के में आता है 11वां नंबर। तो कहने का मतलब है प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि 11वां मौलिक कर्तव्य है जो कब जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 11वां हमने यहां पढ़ लिया है, कब जोड़ा गया? 2002 में। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें द्वारा। इसमें कहा गया है कि अभिभावक हैं या पिता हैं, वो 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। तो कहने का मतलब है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 82वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगर इससे पहले किसी की बात करता तो वो 10 में काउंट होता। तो हम कब बताते उसे? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो देखिए पहले समझे गणतंत्र होता क्या है। गणतंत्र का मतलब है जिस देश का मुखिया निर्वाचित हो, मतलब ऐसा नहीं हो पहले उसका बाप था, उसके बाद उसका बेटा बना, उसका बाद उसका बेटा बना। राजा वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, वंशानुगत सिस्टम नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? वो निर्वाचित होना चाहिए। दूसरी बात, उस पद तक पहुंचने के लिए सभी को अधिकार होना चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति, भारत का नागरिक जो उस राष्ट्रपति की पद की योग्यता, जो मुखिया के पद की योग्यता है, उसको प्राप्त है और वो उस पर पहुंच सकता है। मतलब जिसकी आयु 35 साल हो गई, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति मुखिया है, तो 35 साल आयु हो गई हो, भारत का नागरिक हो, तो कोई भी उस पद पर पहुंच सकता है। तो ऐसे पद को, देश को क्या बोलते हैं? गणतंत्र बोलते हैं। तो हमारा देश कैसा है? गणतंत्र है। और ये सिद्धांत लिया गया है फ्रांस के संविधान। कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान। क्लियर है? तो हमारे देश में गणतंत्रात्मक व्यवस्था या गणतंत्र शब्द जो लिया गया, व्यवस्था ली गई है, वो कहां से ली गई है? फ्रांस से ली। अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है ये, यानी फिर से अनुच्छेद 51A की बात कर रहा है। इसमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना। तो हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि ये 11 जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, इनका क्रम याद रखना है क्योंकि क्रम से क्वेश्चन पूछ लेता है ना। जैसे पहला था कि देश के जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय ध्वज है, उनका सम्मान करना चाहिए। इस तरह से अगर हम क्रम में बात करें तो इसका क्रम आता है 9वें नंबर। इस नंबर पर आता है 9वें नंबर पर। और अगर हम एबीसीडी क्रम काउंट करें तो 9वें नंबर पर आता है आई। तो अब देखें अनुच्छेद 51(1) आई किस में है? तो ये डी में दिया। तो इसका मतलब सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना
और हिंसा को त्यागना कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 51 ए आई में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक नागरिक का क्या है? अभी मैंने बस पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, ये पहला मौलिक कर्तव्य है, यानी अनुच्छेद 51 ए में दिया गया है। तो क्या है ये? मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हुआ सॉरी डी। डी नहीं, डी मौलिक कर्तव्य। तो ये क्या हुआ? मौलिक कर्तव्य है, जनता का कर्तव्य है कि उसे राष्ट्र का जो ध्वज है और राष्ट्रगान है उसका सम्मान करना चाहिए। आगे देखें, लोकसभा में कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी लोकसभा चल रही है? 18वीं लोकसभा चल रही है। और ये कब से कब तक है? 2024 से लेकर 2029 के लिए। क्लियर है? तो ये है 18वीं लोकसभा। तो टोटल कितने चुनाव हो चुके हैं? 18 चुनाव हो चुके हैं। तो आंसर बी सही होगा। तो हमारे देश में जो पहले आम चुनाव हुए थे वो 1951-52 में हुए। कब हुए थे? 1951-52। और 18वें कब हुए हैं? 2024 में हुए। अगली लोकसभा जो होगी वो 19वीं लोकसभा होगी। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश से ली गई है? संविधान, जैसे हमने पढ़ा गणतंत्र कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया। ऐसे ही संविधान को संशोधन करने का जो अवधारणा है वो हमने कहां से? तो देखिए, संविधान में भाग 20 में अनुच्छेद है 368 और इसके अनुसार क्या होता है? संविधान में संशोधन होता है। और ये विचार हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, ग्राम सभा के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभाएं। व्यस्क याद रखिएगा, व्यस्क। व्यस्क का मतलब है 18 साल से अधिक आयु, यानी जो वोट दे सकता है। तो देखिए, ग्राम सभा क्या है? जो हमारा संविधान का भाग 9 है उसमें क्या दिया गया है? पंचायती राज दिया गया है। और इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं 243 से लेकर 243 ओ, यानी टोटल कितने हुए? ओ को काउंट करें अगर हम एबीसीडी में तो 15वां नंबर आएगा। और एक खुद 243 है, यानी टोटल कितने अनुच्छेद हैं इसमें? 16 अनुच्छेद हैं। इस 16 अनुच्छेद में जो 243 ए है उसमें परिभाषा दे रखी है ग्राम सभा। तो अब ग्राम सभा होती क्या है? सिंपल शब्दों में समझे, एक पंचायत है। एक पंचायत में एक गांव भी हो सकता है, दो गांव भी हो सकते हैं, तीन गांव भी हो सकते हैं। तो एक पंचायत में जो वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट में क्या आएंगे? वयस्क लोग आएंगे। सभी नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे, वयस्क। यहां बात कर रहा है वयस्क। तो एक गांव की यानी एक पंचायत की जो वोटर लिस्ट होती है उसे हम बोलते हैं ग्राम सभा। क्योंकि वो ग्राम सभा ही वोट डालकर वहां की सरकार बनाती है, वहां के पंच और सरपंच बनाती है। तो वो क्या है? ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा का मतलब सिंपल समझ में आया, एक पंचायत की वोटर लिस्ट में जो जो लोग शामिल हैं वो उसकी ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा किसकी है? जिले की नहीं है, शहर की नहीं है, राज्य की नहीं है, किसकी है? क्लियर है? ये किस में दिया गया है? 243 ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो पहले ये समझें कि जो हमारा संविधान है उसमें कहीं भी बजट शब्द नहीं दिया। याद रखिएगा, हमारे संविधान में बजट शब्द कहीं भी नहीं दिया गया है, बल्कि अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 112 में दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण
एक वर्ष का वित्त का विवरण। और हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष कब से चालू होता है? 1 अप्रैल से चालू होता है और अगले साल की 31 मार्च तक चलता है। यानी इस एक वित्तीय वर्ष में जो वित्त का विवरण होगा उसे अनुच्छेद 112 में दिया गया है, जिसे हम बजट बोलते हैं। बजट बोलते हैं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि वो वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में यानी संसद में प्रस्तुत कराए। अब संसद में इस काम को करने के लिए राष्ट्रपति तो जाएंगे नहीं, तो राष्ट्रपति के बिहाफ पर यानी उनकी जगह पर इस काम को करते हैं वित्त मंत्री। कौन करते हैं? वित्त मंत्री। अब वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं, तो बजट पेश संसद में लोकसभा में पहले करेंगे या राज्यसभा में करेंगे? लोकसभा में करेंगे। लोकसभा में करेंगे। ऐसा क्यों? ये हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि धन किसका है? जनता का है। और जनता का धन है तो जनता के प्रतिनिधि किस सदन में है? लोकसभा में। राज्यसभा में कौन है? राज्यों के प्रतिनिधि हैं। लोकसभा में किसके हैं? जनता के प्रतिनिधि हैं। इसलिए धन की बात जहां भी होगी, वित्त की बात जहां भी होगी, सारी शक्ति किसको दी गई है? लोकसभा को दी गई। यानी लोकसभा ही उसका रक्षक है जनता के धन का। इसलिए बजट भी कहां पेश होगा? लोकसभा। तो क्लियर है? बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द दिया गया है, जो अनुच्छेद 112 में दिया गया है। उसके अनुसार राष्ट्रपति को बजट पेश करवाना है। पेश राष्ट्रपति की जगह कौन करेंगे? वित्त मंत्री करेंगे। और वित्त मंत्री करेंगे तो कहां करेंगे? लोकसभा में करेंगे। उसकी शुरुआत लोकसभा से होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो जनता का धन है और जनता के प्रतिनिधि किसमें हैं? लोकसभा में है। आज की क्लास में इतना ही। आगे जुड़े रहिएगा। अगली क्लासों में और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम अलग अलग डायमेंशन अलग अलग एंगल से करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।